जो सरकार का एक ऑर्डर है उसमें तो कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसी कम्युनिटी को बख्शा जाएगा या किसी कम्युनिटी के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एक यार्डस्टिक बनाया गया है और उस यार्डस्टिक में जो कोई भी फॉल करेगा उसमें जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी। यहाँ के जो पुराने रहने वाले लोग हैं, जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर रामबन के जो पुराने रहने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने अपना लाइवलीहुड इस ज़मीन से कमाया है, कमा रहे हैं, छोटे छोटे घर इन्होंने स्टेट लैंड्स जो एग्रीकल्चरल नेचर है उस पर बनाए हैं। तो मैंने आपको बताया कि उनके लिए तो ऑलरेडी 3 मैकेनिज़म्स हैं। LB6 का मैकेनिज़्म है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का मैकेनिज़्म है, आपके पास CM गाइडलाइंस का मैकेनिज़्म है। पोस्ट 1990 के बाद के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जिस टाइम ये रोशनी आपको याद होगा कि जब आपने PIL किया था, उसके बाद जब फैसला सामने आया था, जो डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे उसमें तो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे उनकी ज़्यादा परसेंटेज जो थी वो ज़मीनों की थी। देखिए, आप भी जानते हैं कि झूठ होता है, फिर बहुत घटिया झूठ होता है और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के तौर पे जाएंगे तो एक डिटेल्ड डिस्कशन की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अंकुर जी, जैसे आपने रोहिंग्यास का जिक्र किया, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आखिर वो हेल ऑफ द अफेयर्स है, वो चाहेंगे तो इन लोगों को जो है वो निकाल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने फॉरेस्ट राइट्स का जिक्र किया, यही प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जिन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो हम यही कह रहे हैं कि अब हमें कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, BJP हो, जम्मू के संबंध में इन्हें अलग तरीके से नहीं देखना है। ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट के चलते इस तरीके के षड्यंत्रों को एग्जीक्यूट करती थी। भाजपा की मंशा नहीं है कि रोहिंग्यास और बांग्लादेशी यहाँ से हटाए जाएं, क्योंकि अगर ये करने से उनका अगर मुस्लिम वोट बैंक इफेक्ट होता है तो वो ये नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर रिलाइंग ऑन मुस्लिम वोट बैंक। तो इसी संबंध में हमने तो हमेशा इनसे कहा है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। एक बार फिर से रोशनी का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने दिखाया था और उनसे हमने बात भी की थी और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की थी कि असल में सरकार की मंशा इस ऑर्डर के पीछे क्या है। एक बार फिर से उस ऑर्डर को दोहरा दूँ तो आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स ज़िलों के जो है उनको आदेश दिए गए हैं कि 100% जो एनक्रोचमेंट्स हैं स्टेट या फिर वो ज़मीन जो रोशनी के ज़रिए हासिल की गई है या फिर कहाचारी जो लैंड है उसको जो है इमिडिएटली उस पर जो एनक्रोचमेंट्स है जो वो हटा दी जाए। लेकिन इसमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बात करने के बाद उनसे हमें पता चला है, उनका ये मानना है कि जो बड़े बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फिर वो जो लोग जो बड़े एनक्रोचर्स हैं उनसे पहले जो है ये कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ है एडवोकेट अंकुर शर्मा। अंकुर जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए इन्होंने रोशनी स्कीम में जो है वो एक बहुत हलचल मचा दी थी। इनसे जानेंगे, कल जाहिर सी बात है इन्होंने भी इस इंटरव्यू को देखा होगा और इस ऑर्डर को भी इन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा। अंकुर जी, सबसे पहले कल का जो इंटरेक्शन था कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू के साथ, किस तरह से देखते हैं आप इस ऑर्डर को? नहीं, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट का सवाल है तो जजमेंट एज इट इज़ स्टैंड रह रही है और आदेश सरकार को यही है कि समयबद्ध तरीके में आप तमाम इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो हटाएंगे। कल का जो ऑर्डर जिस संबंध में आपने इंटरव्यू भी किया कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का, वो मुझे लगता है कि एक रूटीन में इशू किया गया ऑर्डर है। हाँ, ये थोड़ा हैरानी हमें ज़रूर हुई थी क्योंकि सरकार स्वयं ही रिव्यू पिटीशन में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में है और जहाँ पे वो ये कहते हैं कि हम रोशनी जजमेंट को डाइल्यूट करवाना चाहते हैं टू एन एक्सटेंट कि हम एक स्कीम ला सकें और कुछ तरीके की रेगुलराइजेशन स्टेट लैंड्स की कर सकें। उस संबंध में जब पिटीशन पेंडिंग है और फिर ये ऑर्डर आया है तो यहाँ तो प्रॉबेबली गवर्नमेंट अब इस निर्णय पे पहुँच चुकी है कि उन्हें अपनी रिव्यू पिटीशन विड्रॉ करनी है या फिर ये चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन भी चलाएंगे और जजमेंट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे हर तरीके से। तो एक पॉलिटिकल गिमिक है क्योंकि ऑन ग्राउंड अभी तक पोस्ट दैट जजमेंट अक्टूबर 2020 की वो जजमेंट है, ऑन ग्राउंड कोई इफ़ेक्टिव कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई है। इनफैक्ट सरकार की रिव्यू पिटीशन भी जो है वो भी शक के घेरे में है क्योंकि जिन
आर्ग्यूमेंट्स को आधार बना के रिव्यू पिटीशन को फाइल किया गया है, वो आर्ग्यूमेंट्स ही निराधार हैं। मैं उसका कारण आपको बता दूं। सरकार बोनाफाइडी ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड्स, उनको अपना आधार बना के हाई कोर्ट में आ रही है और ये कह रही है कि आप अपनी रोशनी जजमेंट डाइल्यूट करें। उस संबंध में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में और भी पिटीशंस फाइल की गई हैं, स्वयं हमारी तरफ से भी फाइल की गई हैं उन बोनाफाइडी यूजर्स ऑफ स्टेट लैंड्स या ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड्स के ज़रिए जो वाकई में उस ज़मीन के मालिकाना हक प्राप्त करने की लीगल अथॉरिटी रखते हैं। आपके पास अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट है, आपके पास LB6 गवर्नमेंट ऑर्डर S432 है, आपके पास मार्च 1971 का गवर्नमेंट ऑर्डर जिसे CM गाइडलाइंस कहते हैं वो है। ये 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके ज़रिए आप एग्रीकल्चरिस्ट्स, फार्मर्स, गरीब लोग जिन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हैं उनके नाम पे ज़मीनें रेगुलराइज कर सकते हैं और स्टेट लैंड्स रेगुलराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार को एक नई स्कीम की तो ज़रूरत ही नहीं है जो वो कोर्ट से परमिशन मांग रही है कि हमें लाने की परमिशन दी जाए, इजाज़त दी जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को उसमें रेगुलराइज किया जा सकता है। अब रोशनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल करने की मंशा से इन लोगों को शील्ड बना के हाई कोर्ट में ये गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टॉल की गई है, वो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन हम अपनी जगह पर संतुष्ट हैं कि मंशा सरकार की वही है। They do not want to implement the Roshni judgment. They do not want to remove encroachments which have happened over a long period of time. और जो गरीब है, किसान है, हमारे जम्मू, सांबा, कठुआ ये जो ज़िले हैं, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, वो सरकारी ज़मीनों को 1947 के बाद से जोत रहे हैं। तो कानून साफ है, 57-58 की गिरदावरी है तो आप LP6 में टेनेंट एट विल का स्टेटस पा के गवर्नमेंट ऑर्डर S432 में रेगुलराइज हो जाओगे, आपको ज़मीन के मालिकाना हक मिल जाएंगे। इन्होंने नहीं दिए। खात्मा चाकदारी में बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट की एप्लीकेशन के बाद वो सीलिंग लिमिट से अधिक वाली ज़मीनें जो स्टेट लैंड्स बन गई, उस पे जो काश्तकार बैठा है जिसकी 1971 की गिरदावरी है, उसे सेक्शन 3N ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट कहती है कि मालिकाना हक देने हैं। इसमें आपके हज़ारों फैमिलीज़ जो हैं वो इस प्रोविज़न में कवर हो जाएंगी, हज़ारों आपकी LB6 में कवर हो जाएंगी, और जो बच जाएंगी 48 कनाल्स की अपर सीलिंग तक वो 1971 का गवर्नमेंट ऑर्डर जो मैंने पहले भी कहा CM गाइडलाइंस जिसे कहते हैं उसमें कवर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये दिखावे की बात है। आपके एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं जिन्होंने नेक्सस के चलते यहाँ पे स्टेट लैंड्स पे बिग बिग चंक्स ऑक्यूपाई किए हैं और ख़ासकर 1990 के बाद ऑक्यूपाई किए हैं। और 1990 के बाद की जितनी भी एनक्रोचमेंट है वो ना एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत रेगुलराइज होगी क्योंकि 71 की गिरदावरी चाहिए, ना LB6 के तहत होगी क्योंकि 56, 57, 58 की गिरदावरी चाहिए, और ना ही CM गाइडलाइंस के हिसाब से होगी क्योंकि वो भी 80-85 के दायरे में ही मामला रहता है। तो एक तो टू प्रोटेक्ट दीज पीपल जो बिग शार्क्स हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बहुत महंगी ज़मीनों पे कब्जा किया है, और जो इसका दूसरा एंगल है 1990 के बाद जिस तरीके से जम्मू संभाग की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए प्रयास किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल के। मैंने एक शेयर किया था अपने ट्विटर फीड पे, फेसबुक पे भी, एक 1992 या 93 का चीफ मिनिस्टर उस समय के फारूक अब्दुल्ला, उनका निकाला गया ऑर्डर जहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे एक मुस्लिम कॉलोनी सेटअप करने की बात कहते हैं और ज़मीन इलीगली ऑक्यूपाई करवाते हैं। तो वो तमाम हथकंडे हैं जिसके बाद 1990s के बाद डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत प्रयास किए गए। तो ये खासकर उसी तबके को रेगुलराइज करने के लिए, जिसे अब ये नाम दे रहे हैं कि जिसने 10 मरले पे घर बनाया, 7 मरले पे बनाया, जितनी भी एनसर्कलमेंट है वो 7-7 मरले पे घर बना के ही की गई है, जो डेमोग्राफिक चेंज की पृष्ठभूमि में की गई है पोस्ट 1990। तो मुझे लगता है कि प्रयास सरकार का उनको रेगुलराइज करने का, उनको बचाने का है। आपने एक सवाल ज़रूर पूछा था उस इंटरव्यू में, आपके निवेदन पे मैंने वो देखा था कि क्या ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है। देखिए, इट्स अ राइट क्वेश्चन बट आस्क्ड प्रोबेबली टू अ रॉन्ग मैन, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है एंड आई डोंट थिंक दैट यू कैन गेट अ सिंसियर एंड अ ट्रू आंसर फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेट। उनके स्कोप से, उनके दायरे से ये बाहर का सवाल है। देखिए, टारगेट नहीं किया जा रहा है मुसलमानों को जम्मू कश्मीर में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से माइनॉरिटी के केस में, जहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स अल्पसंख्यक समाज के लिए होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होते हैं, और गलत तरीके से यहाँ की सरकार मुस्लिम यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे रही है डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और डिस्पाइट इंक्लूजन ऑफ
द लॉ इन द इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ वेरियस स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्लॉज 7B में जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस है, 15 अलग अलग स्कीम्स हैं माइनॉरिटी बेनिफिट्स के लिए। इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में जैसा कि लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें दिए जा रहे हैं। तो ये जो किसानों का मुखौटा आगे करके सरकार रिव्यू पिटिशन में और कल के इंटरव्यू में भी अपना पक्ष रख रही है, इट इज़ एक्चुअली फेवरिंग दोज हु हैव बीन in some or other manner a part of demographic assault जो अनलीश किया गया है जम्मू संभाग पे बाई पाकिस्तान, इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट, एंटी नेशनल सबवर्सिव एलिमेंट्स। तो मैं इसी पृष्ठभूमि में इन सब चीज़ों को लेकिन जो सरकार का एक ऑर्डर है उसमें तो कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसी कम्युनिटी को बख्शा जाएगा या किसी कम्युनिटी के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एक यार्डस्टिक बनाया गया है और उस यार्डस्टिक में जो कोई भी फॉल करेगा उसमें जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी। तो मैं थोड़ा सा और सिंपलिस्टिक तरीके से आपके और आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि देखिए, यहाँ के जो पुराने रहने वाले लोग हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रामबन के जो पुराने रहने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने अपना लाइवलीहुड इस ज़मीन से कमा रहे हैं, छोटे छोटे घर इन्होंने स्टेट लैंड्स जो एग्रीकल्चरल नेचर हैं उस पर बनाए हैं। तो मैंने आपको बताया कि उनके लिए तो ऑलरेडी 3 मैकेनिज़म्स हैं। LB6 का मैकेनिज़्म है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का मैकेनिज़्म है, आपके पास CM गाइडलाइंस का मैकेनिज़्म है। पोस्ट 1990 के बाद के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो अगर ये किसी मैकेनिज़्म को ईजाद करने के लिए हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आएगा कि किन लोगों के लिए कर रहे हैं, खासकर उन्हीं लोगों के लिए जो इन 3 मैकेनिज़म्स में नहीं आते। और दूसरा, इन 3 मैकेनिज़म्स में आने के बावजूद भी क्यों इन लोगों को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। स्वयं 35-40 पिटीशंस तो मैं स्वयं करवा चुका हूँ। क्यों इन लोगों को ऑटोमेटिकली इस ज़मीन के मालिकाना हक सरकार नहीं दे रही है। यहाँ के ओरिजिनल लोग जो पिछले 70 साल से 60 साल से यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं और अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 214 के तहत प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, एनक्रोचर्स नहीं हैं। क्यों उन्हें एनक्रोचर्स की श्रेणी में रखा जा रहा है, क्यों उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, क्यों उन्हें लॉ को ऑपरेट करवा के मालिकाना हक नहीं दिए जा रहे। कोर्ट ने तो प्रोटेक्शन दी है। मैंने आपको बताया, रोशनी जजमेंट के बाद ही बहुत सारे स्टेट लैंड के ऑक्यूपेंट्स जो हैं जब हमसे मिले तो हमने उन्हें बताया कि आप एनक्रोचर्स नहीं हो, आप रोशनी जजमेंट के दायरे में नहीं आओगे, आप अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के दायरे में आओगे, आप LB6 के दायरे में आओगे, आप गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 के दायरे में आओगे, आप प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हो, आपको तो मालिकाना हक मिलने हैं। तो जब आप इस पृष्ठभूमि में देखें तो आप व्हाट डू यू सी, यहाँ की सरकार जिस तरीके से माइनॉरिटी केस में माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है, इसी तरीके से इसी संबंध में ज़मीनों से कब्जे हटाने के संबंध में यहाँ की लोकल हिंदू पॉपुलेशन को टारगेट किया। लेकिन अंकुर जी, जिस टाइम ये रोशनी, आपको याद होगा कि जब आपने PL किया था, उसके बाद जब फैसला सामने आया था, जो डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे उसमें तो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे उनकी ज़्यादा परसेंटेज जो थी वो ज़मीनों की थी। वो आप भी देखिए, मैं उसमें करूँगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि झूठ होता है, फिर बहुत घटिया झूठ होता है और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के तौर पे जाएंगे तो एक डिटेल्ड डिस्कशन की ज़रूरत रहेगी। देखिए, मैंने लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट जो एनिमी नेशन का प्लान है, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करके अनलीश किया जाता है, उस संबंध में कहा था। उसमें रोशनी केवल एक लेजिस्लेटिव मेजर था। अब देखिए, एब्सोल्युटली अगर आप मान लीजिए कठुआ को एक आप सैंपल, कठुआ की कोई तहसील को आप सैंपल पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि कोई ताकत ये चाहती है कि यहाँ हमें एक्सक्लूसिवली मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट करनी है, कम से कम 500 लोगों को सरकारी ज़मीन का हक दिलवाना है, और आप एक कानून बनाते हैं, जैसे रोशनी जैसा कानून बना लिया, तो आप एक हिंदू डोमिनेटेड बेल्ट में 500 या 1000 लोगों को बसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब उसमें 10,000 एप्लीकेशंस आएंगी, स्वाभाविक है आएंगी, क्योंकि पृष्ठभूमि है कि सरकारी ज़मीन पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और प्रोस्पेक्टिव ओनर। डिस्टिंक्शन ये है कि आप एनक्रोचर्स को सेटल करके एक षड्यंत्र के तहत मालिकाना हक दे रहे हैं, और दूसरे भी लोग हैं जो स्टेट लैंड पे प्रोस्पेक्टिव ओनर की कैपेसिटी में बैठे हुए हैं। तो देखिए, 10,000 में से आप मान लीजिए अगर 8,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट करते हैं और 2,000 लोगों को, यानी हिंदू समाज के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, जिसमें मुसलमान भी कोई व्यक्ति हो सकता है, पुराना जो कोई रह रहा हो, उनको देते हैं, और 1000 में से 999 को देते हैं, तो क्या आप स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से देखें कि 2000 हिंदुओं को मिला और 999 मुसलमानों को मिला? आप तो इसी तरीके से देखेंगे ना कि परसेंटेज टर्म्स में सक्सेस रेट क्या है। तो सक्सेस रेट के कॉन्टेक्स्ट में रोशनी की इंप्लीमेंटेशन आप देखेंगे तो आप क्लियरली एस्टैब्लिश कर पाएंगे डेटा के बेसिस पे कि एक लेजिस्लेटिव रूट था
डेमोग्राफिक चेंज के सबवर्सिव प्रोसेस को यहाँ पे अनलीश करने का। और इसके साथ ही आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है। 14 फरवरी 2018 का आदेश हम भूले नहीं है। वहाँ पे मुसलमान समाज को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी, नॉट लेस देन बाय द चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ, और एक क्लैंडस्टिनली सीक्रेट ऑर्डर के जरिए कि अगर आप जमीनों पे कब्जा करेंगे तो कोई डीएमएसएसपी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अगर किसी कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आपको बाहर निकालना है, कोई एसएसपी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी इविक्शन कैरी आउट करने के लिए जहाँ पे एनक्रोचर ऑक्यूपायर मुसलमान है। फिर आप रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट क्या सिर्फ जम्मू संभाग में एक्सक्लूसिवली नहीं देखते? सुंजवा, अपना नगरोटा, कालूचक, जितनी भी मिलिट्री सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इसके अराउंड नहीं देखते? क्या रोहिंग्याज और बांग्लादेश की सेटलमेंट का इशू कश्मीर में है? क्या वहाँ पे इस तरीके की सेटलमेंट्स वहाँ पे बनी है अभी? और दूसरा मैं देखिए, तभी रिवर बेड पे एनक्रोचमेंट्स का स्टेटस हाईकोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मंगवाया। उसमें डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मेंबर्स थे, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जम्मू अध्यक्ष थे। उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, 689 एनक्रोचर्स की लिस्ट सबमिट की, जो रिवर तवी, जिसे माँ का दर्जा यहाँ पे दिया जाता है, म्यूनिसिपल लिमिट्स में 689 में से 687 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पे बसाया गया था एक षड्यंत्र के तौर पे। आप इसको जोड़ के देख लीजिए। फॉरेस्ट लैंड के इंक्रोचमेंट्स का डेटा भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बुलाया, उसमें देख लीजिए 90% से ऊपर इंक्रोचर्स फॉरेस्ट लैंड्स के। तो कलेक्टिवली जब आप देखेंगे देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि क्या सिचुएशन। लेकिन अंकुर जी, जैसे आपने रोहिंग्याज का जिक्र किया, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आखिर वो हेल ऑफ द अफेयर्स है, वो चाहेंगे तो इन लोगों को जो है वो निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने फॉरेस्ट राइट्स का जिक्र किया, यही प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जिन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो हम यही कह रहे हैं कि अब हमें कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, जम्मू के संबंध में इन्हें अलग तरीके से नहीं देखना है। ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट के चलते इस तरीके के षड्यंत्रों को एग्जीक्यूट करती थी। भाजपा की मंशा नहीं है कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी यहाँ से हटाए जाएं, क्योंकि अगर ये करने से उनका अगर मुस्लिम वोट बैंक इफेक्ट होता है तो वो ये नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर रिलाइंग ऑन मुस्लिम वोट बैंक। तो इसी संबंध में हमने तो हमेशा इनसे कहा है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इनकी सेटलमेंट्स को लेके, इनकी एविक्शन के संबंध में भी, और रोशनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल करने के लिए, यानी इस डेमोग्राफिक असॉल्ट के प्रोसेस को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसे रिवर्स करने की दृष्टि में भी भाजपा ने ही कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने ही रिव्यू पिटीशन फाइल की है, उन्होंने ही इस ऐतिहासिक फैसले को खत्म करने के लिए रोड़े अटकाने का काम किया है। तो यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस समय की जो यूनियन गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इनकी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति के चलते। और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जम्मू संभाग के लोगों का भविष्य और नेशनल सिक्योरिटी वो इन्होंने खतरे में डाली है, क्योंकि लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट का जो प्रोसेस है, ये पाकिस्तान के बिगर प्लान रेड ऑफ इंडिया, जिसमें हिमालय का इस्लामीकरण, ताकि सनातन का इस्लामीकरण किया जा सके, उससे जुड़ा। लेकिन अंकुर जी, आप एक ही पैमाने से सबको कैसे जांच सकते हैं? मतलब जो लोग आए, चाहे वो डोडा से आए, भद्रवाह से आए, किश्तवाड़ से आए, पुंछ से आए, रजौरी से आए, तो उनको तो अधिकार मिलता था ना, उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीदी और उसके बाद वो यहाँ पे बसे। तो ये ऐसा तो कोई कानून नहीं था जिसमें वो यहाँ खरीद नहीं सकते थे या बस नहीं सकते थे? देखिए, वहाँ वैसे लोगों के बारे में हमने कभी बात भी नहीं की। हमने बात की जो लोग जेडीए की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, बिना रजिस्ट्री के एग्रीमेंट टू सेल पोजीशन हैंडओवर करके, और एक्सक्लूसिवली एक धर्म विशेष की पॉपुलेशन वहाँ पर बस जाती है। आप देख लीजिए, सिदड़ा रंगूरा में वी आर इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिट पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस बिफोर द हाई कोर्ट। सो तथ्य हमारे सामने हैं। हमने फॉरेस्ट लैंड के इंक्रोचमेंट्स की बात की। आप देख लीजिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो हैं, चाहे बठिंडी हो, सुंजवा हो, वहाँ पे कितनी ऐसी सेटलमेंट्स हैं जो फॉरेस्ट लैंड्स पे या सरकारी ज़मीनों पे आई हैं। वो अधिकार तो किसी को नहीं है, और अगर वो होता है और सरकारी मदद से होता है और कानून बना के होता है, और चीफ मिनिस्टर कहती है कि मुसलमान ज़मीन पे कब्जा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। और जो बिगर प्लान है पाकिस्तान जिहादी और जितनी भी पैन इस्लामिस्ट ताकतें हैं सनातन के इस्लामीकरण का, उसके खिलाफ हमारी जंग पूरे देश भर में जारी है। एकजुट जम्मू पार्टी बेशक जम्मू संभाग में इलेक्टोरल पर्पस से एक्टिव है, लेकिन पूरे देश में मुझे लगता है कि हमारी रीच है इन बड़े खतरों से लड़ने के लिए। हम बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों के साथ पैन इंडिया लेवल पे कार्य कर रहे हैं ताकि सनातन के इस्लामीकरण को रिवर्स किया जाए विद इन दैट प्रोसेस। देखिए, वो कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया का फॉल इंपॉर्टेंट है, जम्मू फॉल इज क्रिटिकल, और जम्मू का फॉल कश्मीर की तरह नहीं होगा।
कि बंदूक के दम पे यहाँ से लोग भाग जाएंगे। यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करके ही जम्मू का फॉल होगा। तो उन सबवर्सिव प्रोसेसेस से लड़ते लड़ते ये भी एक ऐसी चीज़ है कि रोशनी आया, हमने ध्वस्त किया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आया, स्वयं मैंने ही पब्लिक डोमेन में ला के उसे निष्क्रिय करवाया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के संबंध में भी जिस तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस का लेवल फैला है, आज तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सब उनके यहाँ से डिपोर्टेशन की सब लोग बात करते हैं। आज डेमोग्राफिक असॉल्ट एक चर्चा का विषय आज। लेकिन अंकुर जी, कहाँ कौन डिपोर्टेशन की बात करता है? आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए, मैं 10 पॉलिटिशियंस के नाम ले सकता हूं जहां पे उनको रोजगार मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं। और ये तो एक तरफ से नैरेटिव बनाना हुआ कि वो उनके लिए ऐसी बात करते हैं वैसे, लेकिन आप देख लीजिए, आप किसी भी होटल को ले लीजिए, वहां पे सफाई कर्मचारी आपको वही मिलेंगे। आप आजकल तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का काम वो कर रहे हैं और उनको यहाँ पे काम प्रोवाइड किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो इनका जो सरकार का इनएक्शन है, जिसकी बेयरिंग नेशनल सिक्योरिटी पे है और जो राजनीतिक कारणों से है, वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और हम भी इस बात को सामने रखेंगे कि नाम लेके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, बड़ी बड़ी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किए हैं, टॉप प्रायोरिटी उन्हें तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो बड़े प्रोसेसेस हैं, इनके खिलाफ तो जंग जारी है। ये पॉलिटिकल विल से, और आज की सरकार में चाहे एलजी हो तो चाहे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हो, उनमें विल नहीं है कि सनातन के इस्लामीकरण, हिमालय के इस्लामीकरण, फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के खिलाफ आवाज़ भी निकाल सके या कोई कार्रवाई भी कर सके। उसकी जिम्मेवारी एकजुट जम्मू पार्टी ने उठाई है। मुझे लगता है आने वाले इलेक्टोरल सिनेरियो में यहाँ जम्मू संभाग के लोग हमें ताकत देंगे तो उन पे हम डिलीवर करेंगे। लेकिन कम से कम इस पे हम एक मत हो सकते हैं कि चाहे आपने कल रेवेन्यू सेक्रेटरी को इंटरव्यू किया या कल आप एलजी को करिए, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी के लेवल पे ये बात होगी नहीं। आप एलजी से सवाल पूछिए कि ये एक्स चीफ मिनिस्टर है जिसका घर यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड पे है, आप इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? ये एक्स मिनिस्टर्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप नॉच IAS IPS KPS KS व्हाटएवर जो भी हैं, ये बिजनेसमैन की लिस्ट है जिन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स इन कनाइवेंस विद ये स्टेट लैंड्स पे बनाई हुई हैं और अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। इनके खिलाफ आपकी कार्रवाई का क्या स्टेटस है? और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की उस जजमेंट में भी, रोशनी जजमेंट में भी ये कहा गया था कि इन लोगों की सेपरेट लिस्ट बनाई जाएगी, नाम भी पब्लिक किए जाएंगे, और जब कार्रवाई की बात होगी तो इन्हें टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों ना एक ऐसा सीरीज में भी स्टार्ट की जाए, ऐसे सवाल मतलब इन लोगों से पूछे जाएं, और खासकर एलजी के लेवल से कि ये लिस्ट है, आप कार्रवाई क्यों नहीं? लेकिन आपको लगता है कि जो 31 जनवरी तक का समय मुकर्रर किया गया है उसमें कुछ नहीं होगा? ये ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है। 31 जनवरी तक का समय किया गया है, ठीक है, एक वेलकम स्टेप है, इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। ये अब इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में इसी तरीके से चलेंगे। कितना होगा कितना नहीं होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि रोशनी जजमेंट के आने के बाद इन्होंने 6 महीने का समय तय किया था अपने लिए। आपने वो देखा होगा डिविजनल कमिश्नर या सरकार का वो ऑर्डर जिसमें कहा था कि रोशनी जजमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट हम 6 महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद क्या उसका हुआ। तो देखिए, दीज आर द पीपल हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद। और दूसरी चीज़ है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी भी हो, उनके लेवल पे चर्चा नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये देखने वाली बात होगी कि 31 जनवरी तक क्या रहता है। आप स्टेटस रिपोर्ट लीजिए, आप इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स से बात करिए और इनसे पूछिए कि इस आदेश की पालना के चलते क्या हुआ, इतनी लैंड आपके हिसाब से अंडर इंक्रोचमेंट थी, कितनी इसमें से छूटी है, और हाईकोर्ट की जजमेंट के हिसाब से कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कब्जाधारी थे और आपने उनसे कब्जे उनके छुड़वाए हैं। और खासकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं इलीगली ऑन फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, अदरवाइज रिवर बेड्स पे भी, उनकी डिमोलिशन के बारे में, उनकी रिकवरी के बारे में क्या हुआ। मुझे लगता है कि मीडिया को भी इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है वहाँ पे तो हम इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हैं ही। लेकिन उस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो रोशनी स्कैम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो सीबीआई को सौंपी गई थी हमारी ही पिटीशन के ज़रिए, तो उसमें सीबीआई के काउंसिल बार बार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को यही कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, कागज़ नहीं देती है, गंदे कागज़ देती है, प्रॉपर ट्रांसलेशंस नहीं देती है, आधे अधूरे कागज़ देती है। कम से कम 5 बार हाई कोर्ट को बताया गया है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो देखिए, अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने है। रिव्यू पिटीशन है, नॉन कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्कैम है, अब ये 31 जनवरी तक रिकवरी का ये ऑर्डर है। तो ये विरोधाभास बहुत है। अनटिल एंड अनलेस दे डू समथिंग, तो यू कांट बिलीव देम। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते। लेट अस सी, अगर ये करते हैं तो हम स्वागत करेंगे, और करने में भी सबसे पहले
टॉप नॉच पॉलिटिशियंस, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, ये सब जो हैं इनके ऊपर नंबर 1 प्रायोरिटी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपके जो फर्टर्निटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये कानूनी हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऑर्डर कहीं भी स्टैंड नहीं करता, और न्यायपालिका में जब ये ऑर्डर को लिया जाएगा, इसको कंटेस्ट किया जाएगा, तो ये कहा जाता है कि ये जो है वो ऑर्डर स्टैंड नहीं करेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि रिव्यू पिटीशन जो पेंडिंग है उसमें सरकार कोर्ट की तरफ से कोई इंटरिम डायरेक्शंस या इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर आप कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अक्टूबर 2020 की रोशनी जजमेंट ही अभी इन फोर्स है, और उस जजमेंट के हिसाब से इन्हें ज़मीनें खाली करवानी है। तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ऑर्डर ठीक है। हाँ, आप इसमें यू कैन डिग होल्स, रिव्यू पिटीशन की पेंडेंसी को आधार बना के आर्ग्यूमेंट्स आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको क्या रिलीफ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल बातें हो जाती हैं। उस समय के माहौल पे क्या आप इकट्ठा कर सकते हैं वो है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखिए तो ये ऑर्डर इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द जजमेंट पास्ड इन अक्टूबर 2020। लेकिन दो इसमें कैविएट्स में लगा रहा हूँ। एक, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि जो लोग अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, रोशनी जजमेंट की अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और दूसरा, जो रिव्यू पिटीशन सरकार ने फाइल की है, तो ये दो आधारों को बना के कोर्ट में चैलेंज करके कोई आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोर्ट किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों को रिलीफ देगा जो जजमेंट के दायरे में आते हैं, फंसते हैं। मतलब दैट इज। लेकिन सरकार का अगर हम कंक्लूजन देखें, उनका ये कहना है कि ये इसके बाद जो है इसमें ऑक्शंस करेंगे। पहली प्रायोरिटी उनकी रहेगी कि ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लैंड अलॉटमेंट की जाए, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट कमर्शियल लैंड्स होंगी उनको ऑक्शनिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेशन का ही एक एंगल सामने आ रहा है। दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। वो लॉ ऑफ द लैंड भी है। स्टेट लार्जेस को आप ऑक्शन के जरिए ही, रिसोर्सेज को ऑक्शन के जरिए ही समाज में बांटते हैं, देते हैं। वो लैंड ग्रांट रूल्स जो नए आए हैं उसमें भी इसी चीज़ तरीके की बात की गई है। इनफैक्ट उन्होंने तो लीजेस जो हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगी उनके रिन्यूअल का भी कोई स्कोप रखा नहीं है, और तमाम ज़मीनें वापस लेने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी जजमेंट्स हैं, हमारी भी जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू लॉज का पूरा वेब है, उसके हिसाब से भी ऑक्शन के ज़रिए ये सब चीज़ें होनी हैं। मुझे लगता है कि दे आर टॉकिंग लॉ, लेकिन वो इस लॉ को ट्रांसलेट करके नीचे ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट कब करेंगे वो देखने वाली एक बात होगी। देखिए, आदेश जो भी पारित होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा। कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसा आदेश नहीं निकालेगा जो हवा में होगा या जिसकी कोई पॉलिटिकल ओवरटोन केवल होगी और कानून से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इनके आदेशों को अगर आप कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दे विल बी एबल टू जस्टिफाई इट। बात है क्रियान्वयन की, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग नाउ। पॉलिटिकली सरकार डेमोग्राफिक असॉल्ट के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती। पॉलिटिकली सरकार आज मुस्लिम अपीजमेंट के चलते नेक डीप है इस तरीके की सबवर्सिव पॉलिटिक्स में, और रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, ये एक सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एक एश्योरेंस है, देन ये ऑर्डर है। लेट अस सी किस तरीके से ट्रांसलेट करती है चीज़ें, बिकॉज जहाँ तक आप सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वी कैनॉट ट्रस्ट देम। अंकुर जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट अंकुर शर्मा, और आपने सुना विस्तार से, हमने बात की रोशनी के सिलसिले में जो ऑर्डर जो है वो सरकार द्वारा निकाला गया है। अब 31 जनवरी तो ज़्यादा दूर नहीं है, चंद दिन बाकी हैं, और देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ किया जाता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।